गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज अपनी पॉलिटी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे कंपनी का रूल एंड होता है और क्राउन का रूल स्टार्ट होता है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1858 और ये चला आपका 1947, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली। मैंने आप सभी को बताया था ये जो ब्रिटेन थे या ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इंडिया पे टू टाइप से राज किया था। पहला था इनडायरेक्ट रूल। इनडायरेक्ट रूल किसने किया था? इनडायरेक्ट रूल किया था एक प्राइवेट कंपनी ने जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब हम ये देखेंगे कैसे ब्रिटिश क्राउन के पास पावर ट्रांसफर हुई और कैसे अब इंडिया में स्टार्ट होगा क्राउन रूल। देखिए, यस, क्राउन रूल। क्राउन रूल कब से कब तक चला? तो क्राउन रूल आपका चला 1858 से लेके टिल 1947। हुआ क्या? आफ्टर सिपाही मिटनी जो आपका 1857 रिवोल्ट हुआ, इसको आप सिपाही मिटनी भी कहते हैं, और इसी वॉर को वीर सावरकर ने कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सभी को ध्यान होगा जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे और भी काफी सारे लोग थे। तो 1857 के वॉर के बाद क्राउन ने या जो ब्रिटेन थी उन्होंने कंपनी को वापस बुला लिया और ये बोला कि अब से हम इंडिया पे राज करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो जो फर्स्ट एक्ट पास किया गया उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वहां पे अगर आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट एक्ट पास किया गया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आल्सो नोन एज सिपाही मिटनी। क्लियर? इसके बाद जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया को विश्वास दिलाया कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट बनके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए, दिस एक्ट एज फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने क्या किया? एबोलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफर करी सारी पावर्स, सारा रेवेन्यू, सारे टैक्सेस किसको? गवर्नमेंट को। और ये कौन सी गवर्नमेंट की बात चल रही है? ये चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात। देखिए लिखा है एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। तो अब जो रूल आ गया वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। क्लियर? चलिए आगे देखिए। यस, फर्स्ट एक्ट कौन सा था आपका? फर्स्ट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आप इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स थे। देखिए, इट एंडेड द रूल ऑफ कंपनी एंड रिप्लेस्ड विद ब्रिटिश क्राउन। ऑब्वियस पॉइंट है। क्लियर? कंपनी का रूल खत्म हुआ और स्टार्ट हुआ आपका ब्रिटिश का रूल। क्लियर? आगे, इट एबोलिश्ड बीओसी एंड सीओडी। आपको ध्यान होगा बीओसी एंड सीओडी क्या है, मैं आप लास्ट में आपके सम अप करूंगा इसको। ठीक है, बस ध्यान समझिएगा। अभी तक डबल गवर्नमेंट चल रही थी। आप सभी को मैंने इस टर्म से पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है व्हाट इज डबल गवर्नमेंट। अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखे, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्लियर? डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट मतलब रूल ऑफ टू। कौन कौन से रूल थे? एक था बीओसी और एक है आपका सीओडी। इट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को क्या कर रहे थे? मैनेज कर रहे थे। और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे। अब अगर कंपनी ही नहीं है तो उनके अफेयर्स का क्या करना? क्लियर? देखिए लिखा है इट एबोलिश्ड बीओसी एंड सीओडी एंड दस एंडेड द एरा ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्लियर? इसके अपार्ट एक नई बॉडी क्रिएट करी जिसका नाम था एसओएस, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए लिखा है इन इट्स प्लेस द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड। काफी इजी लैंग्वेज में। क्लियर? बीओसी एंड सीओडी था। बीओसी एंड सीओडी कंपनी को रेगुलेट करता था। अब अगर कंपनी ही नहीं है तो रेगुलेट किसको करना है? क्लियर? दिस एसओएस वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। तो ये जो एसओएस था ये ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होता था। मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री में कौन कौन आता है? लाइक अमित शाह, लाइक राजनाथ सिंह, ये हमारी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है हमारा। वैसे ही ब्रिटेन में भी उनका मंत्रालय होगा, उनकी मिनिस्ट्री होगी। एक वहां के प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्लियर? और उनकी मिनिस्ट्री होगी, जैसे एक फॉरेन मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे वहां पे एक मिनिस्टर और होता था जिसका नाम था एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो आपका इंडियन अफेयर्स को मैनेज करेगा। क्लियर? ये जो एसओएस होते थे इनको असिस्ट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स और थे। क्लियर? देखिए लिखा है
he was to be assisted by a council of 15 members and this council was called Indian Council or Council of India. इस काउंसिल को कहा जाता था काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर, क्योंकि इंडिया को मैनेज करना इजी बात नहीं है। पूरे इंडिया को मैनेज करने के लिए ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड इनके साथ 15 और मेंबर्स हैं। अब याद रखिएगा, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे इंडिया में अगर कोई भी एक्ट है तो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जवाबदेह थे। अभी आपको बताऊंगा मैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, इस एक्ट के बाद आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, यहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाने लगा वायसरॉय। क्लियर, देखिए, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया एंड जो फर्स्ट वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको यार ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग। क्लियर, इससे पहले कौन चल रहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आपको लास्ट क्लास ध्यान हो तो। क्लियर, अब देखिए ये ट्रेंड स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को उसके बाद बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे जाके कौन बने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी क्या बने हैं? ये अभी बने हैं वायसरॉय। एंड आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, उसके बाद से इनको फिर से कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपका क्वेश्चन आया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर, ये सारे आपको आंसर पता होने चाहिए। चलिए, और आगे जाके 1950 में जब से हम रिपब्लिक हुए, तब से यही पोस्ट बनी हमारी सबसे बड़ी पोस्ट, जो आज है प्रेसिडेंट। तो देखिए प्रेसिडेंट की पोस्ट कितनी पुरानी है। क्लियर, चलिए ये चीज आपको सारी पता होनी चाहिए। तो इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट वायसरॉय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर दूं। देखिए, आपको एक कंपैरिजन बता दे रहा हूं क्या हुआ। सबसे नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड यहां पे आपके होंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इनके जो ऊपर थे, इनके ऊपर होंगे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चल रहा है आपका कंपनी रूल, इट इज कंपनी रूल। ये आपका है कंपनी रूल का पार्ट। एंड क्राउन का आप देखेंगे अभी यहाँ पे, ये आपका है क्राउन रूल। क्लियर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आपको ध्यान हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ कितने लोग थे? 4 लोग। इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे मान लीजिए आज हमारे मोदी जी हैं एंड इनकी मिनिस्ट्री है, इट इज योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्लस मान लीजिए इसमें 6 लोग और थे, अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास, इनको बोला गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे होंगे, तो इट इज एग्जीक्यूटिव एंड इट इज लेजिस्लेचर। बड़ी वाली लेजिस्लेचर है, छोटी वाली एग्जीक्यूटिव है। इनके ऊपर 2 लोग थे, एक बीओसी एंड एक सीओडी। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमारे पॉलिटिकल मैटर्स को देखेंगे। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे कमर्शियल मैटर्स को देखेंगे। एंड इसके ऊपर कौन थे? क्राउन। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अब गवर्नर सेम, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, अगर आप ऊपर जाएंगे इनके, तो ऊपर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाने लगा? इनको बोला जाने लगा वायसरॉय। और इनके साथ 4 और लोग, और प्लस मान लीजिए 6। नाउ इट इज एग्जीक्यूटिव एंड इट इज लेजिस्लेचर। लास्ट क्लास हमने पढ़ी है। क्लियर, अब ये बॉडी एबॉलिश हो गई। अगर ये बॉडी एबॉलिश हो गई तो इसके ऊपर कौन आएंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स। ऊपर कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड सबसे ऊपर कौन? क्राउन। तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए दोनों।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अब 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, याद रखिएगा जो काउंसिल वर्ड्स है, ये काउंसिल मतलब ये जो काउंसिल बनी थी इसने पास किया। कौन सी काउंसिल बनी थी देखिए, अगर आपको ध्यान हो काउंसिल बनी थी, क्लियर? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, क्लियर? काउंसिल बनाई गई थी जिसमें कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, 15 मेंबर्स थे। देखिए अब ब्रिटेन को यहाँ पे ऐसा लगा कि हमें इंडियन के सपोर्ट की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इतना बड़ा रिवोल्ट हो चुका था इंडिया में। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indians in the administration of the country. कंट्री को चलाने के लिए हमें इंडिया का कॉपरेशन चाहिए, क्लियर? इसलिए इंडिया ने 3 एक्ट्स पास करे। 1861 एक्ट, इट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। आज इन तीनों एक्ट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और काफी इंपॉर्टेंट ये एक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, क्लियर? एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लियर? देखिए क्या था इस एक्ट में। सबसे पहले अभी तक याद रखिएगा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं था, और मैंने अभी आपको बताया कि अब ब्रिटेन ने ये चाहा या ब्रिटिशर्स ने ये चाहा कि हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएं, और पहली बार इंडिया ने या इंडियंस को ऐड किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर देश को चलाने में। और कहाँ पे ऐड किया गया? लॉ मेकिंग प्रोसेस में या फिर लेजिस्लेटिव में। आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो, दिस इज 1 + 4 + 6, याद है आपको? 1 अब बन गए वॉइसरॉय, ये 4 एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स और ये 6 लॉ मेकिंग के। अब याद रखिएगा यहाँ पे 3 इंडियंस को ऐड किया गया, ठीक है? 3 इंडियंस को ऐड किया गया। ये तीनों नाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से नाम है। यस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन 3 इंडियंस को ऐड किया गया हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो काफी लास्ट में होगा, 1909 में, क्लियर? देखिए लिखा है, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, इसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स, इंडियंस को कहा जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स या फिर ये टेम्परेरी मेंबर्स होते थे, क्लियर? इंडियंस नॉन ऑफिशियल एंड ब्रिटिशर्स ऑफिशियल मेंबर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल कौन से हैं एंड नॉन ऑफिशियल कौन से, क्लियर? देखिए लिखा है सब इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एंड इसको एक्सपेंड किया गया, इसको बढ़ाया गया 6 सीट्स को, क्लियर? और कौन कौन से 3 मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे? ये 3। देखिए अभी इलेक्शन वर्ड नहीं आया है, ये जो 3 मेंबर्स चुने गए ये सिर्फ नॉमिनेशन से आया। नॉमिनेशन मतलब मैंने किसी को भी खड़ा करके बोला कि आप आज से लीडर हैं। इलेक्शन मतलब सारे लोगों ने वोट डाला, उसके बाद कोई चुन के आया, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वर्ड आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा, इट इज नॉमिनेशन नॉट इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, It initiated the process of decentralization। आप सभी को पता है 1773 में सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। सेंट्रलाइजेशन मतलब हमने पावर एक जगह पे इकट्ठा करी। किसको पावर दी हमने पावर दी गवर्नर ऑफ बंगाल को, जिसको हमने बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो आगे जाके जिसको हम आगे जाके कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर? अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारी पावर दे दी आपने। इट मींस मैंने आपको बताया हुआ था 1833 इट इज द पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब यहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा? हमने जो मद्रास की और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स को लिया था उनको वापस से हम रिस्टोर कर देंगे। देखिए इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और कैसे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ? बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जो ट्रेंड शुरू किया गया था, क्या ट्रेंड था? देखिए 1773, यस 1773 यहां से सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। यहां से सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। 1833 यहां पे सेंट्रलाइजेशन का पीक आता है। यहां पे सेंट्रलाइजेशन का पीक आता है। ये चला 1833 से लेके 1861 तक, और यहां से दोबारा टेंडेंसी शुरू होगी डिसेंट्रलाइजेशन की।
डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? पावर्स हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आज सारी पावर्स हमने दिल्ली में इकट्ठा कर दी, सारी पावर्स मोदी जी के पास है, इट मीन्स वो सेंट्रलाइजेशन है। बट अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो पावर्स सब जगह डिवाइड कर दी, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को डिवाइड करना। क्लियर? तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। हाउ? बाय रिस्टोरिंग द पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। और 1861 के बाद अगर आप देखें, 1861 से लेके 1937 तक ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चली। और कैसे चलेगी? हम पावर्स डिवाइड करते रहेंगे। और 1937 ये वो साल था जब पहली बार 11 में से 8 प्लेसेस में या 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी, और इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का पीक। 2 साल 1937 से लेके 1939 हमारी गवर्नमेंट चली, पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आएगी। कैसे डिसेंट्रलाइजेशन आई? पावर्स को डिवाइड करके, पावर्स नीचे लेवल तक पहुंची। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। लास्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपेंड करी। कहाँ पे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एंड पंजाब में। और कौन कौन से ईयर में? 1862, 1886 एंड 1897। तो आप बोलेंगे बंगाल में तो पहले से चल रही है। याद रखिएगा, जो बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब वो पूरे इंडिया को देख रही है। जैसे आज मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कि अरविंद केजरीवाल रन कर रहे हैं, वो सिर्फ दिल्ली के लिए लॉ बना रही है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो हमारी लोकसभा है, जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना रही है। तो बंगाल के लिए स्पेशली एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब ये एक्ट में लिखा था, याद रखिएगा, एक्ट्स में आप बहुत बार देखेंगे एक्ट पहले आ जाते हैं, एक्ट के बाद एस्टेब्लिशमेंट में या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ साल लग जाते हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई है, अब इम्प्लीमेंटेशन कुछ टाइम बाद हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही इस एक्ट में बोला गया था कि इन 3 प्रोविंसेस में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, और यही के लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होगा? लॉज बनाए जाएंगे इनके प्रोविंसेस के लिए। और आगे जाके बंगाल में बनी 1862, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1886 और पंजाब में बनी 1897। देखिए इंप्लीमेंटेशन काफी लेट हुआ, एक्ट पहले आ गया था कि आपके लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी। क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द वॉइसर टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल एंड पोर्टफोलियो सिस्टम। बहुत इसे पढ़ लीजिएगा, काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं मैं। आज आपने देखा होगा मिनिस्ट्री का सिस्टम है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी एक कैबिनेट है या इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड करना। अब सारे काम मैं नहीं कर सकता, अगर मैं बोलूं कि सारे काम मोदी जी करें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, सारी उन्होंने मिनिस्ट्रीज बनाई है, और उन मिनिस्ट्रीज के अपने अपने हेड हैं जो उस डिपार्टमेंट के बारे में फाइनल डिसीजन लेंगे। इस सिस्टम को कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। इस सिस्टम को कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो क्वेश्चन आएगा पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1861 एक्ट में। क्लियर? एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। देखिए लिखा है, अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वॉइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स, एंड उनके पास फाइनल अथॉरिटी है इस बिहाफ में। क्लियर? तो बेसिकली बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, और ये 1861 के एक्ट में आया। सारा काम वॉइसरॉय नहीं कर सकता, तो उन्होंने जो उनके मेन थे या जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उनको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया कि आज से फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपके पास है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपके पास है, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके पास है, और उस बिहाफ में वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। इट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। इट मीन्स मिनिस्ट्रीज को डिवाइड करना, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करना, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब आपने एक टर्म और सुनी होगी, ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है, पॉलिटी में बहुत डेप्थ में हम पढ़ेंगे आगे जाके, जब आप आने वाली क्लासेस में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो ऑर्डिनेंस मतलब सिंपल से लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, दे आर टेम्पररी लॉज बट इफेक्ट इज सेम। अब आज की डेट में जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। देखिए अगर आज की डेट की बात बताऊं तो हमारे देश में अगर कोई भी लॉ बनाना है तो एक एक्ट आएगा, क्लियर, सॉरी एक बिल आएगा,
बिल इज जस्ट अ प्रपोजल। अगर ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू पास हो जाए, इट मींस अगर मैंने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, अगर वो यहाँ से पास हो जाए और प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिए तो वो बनेगा एक्ट या फिर लॉ या कानून। क्लियर। अब लोकसभा राज्यसभा हमेशा तो रहती नहीं, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, कि वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है आज की डेट में, ये प्रीवियसली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो है 6 months and 6 weeks। ऑर्डिनेंस कौन इशू कर रहा है? प्रेसिडेंट। लाइफ क्या है? 6 months and 6 weeks। क्लियर। अब आपको बाद में ये चीज पता चलेगी ये 6 months and 6 weeks कैसे है। अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, जब हम लोकसभा पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा। अगर किसी को पता है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है, पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। इस टाइम की अगर बात करूं तो देखिए, अगर कभी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में ये पावर वॉइसरॉय को दी गई कि वो 6 months के लिए ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब खुद डिसीजन ले लेगा और वो चीज इफेक्ट में आ जाएगी। क्लियर। ऑर्डिनेंस आज की डेट में प्रेसिडेंट, उस टाइम वॉइसरॉय। उस टाइम 6 months के लिए ऑर्डिनेंस था, आज की डेट में 6 months and 6 weeks है। क्लियर। ये आपको समझ में आएगा आगे जाके 6 months and 6 weeks कैसे है। चलिए नेक्स्ट एक्ट, द एक्ट ऑफ 1892। ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखिए क्या था इस एक्ट में। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। मैंने आपको बताया था नॉन ऑफिशियल मींस इंडियंस। अब देखिए इंडियंस की भागीदारी बढ़ती जा रही है। क्लियर। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इंडियंस को ऐड तो किया बट अभी भी मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में अभी भी कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो। ठीक है। एंड देखिए नेक्स्ट, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव को पावर दी गई कि आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इसको समझाता हूं आपको अच्छे से। देखिए अगर मैं बोलूं आपको यस ये सेंटर है और ये प्रोविंसेस है। आज भी ये स्ट्रक्चर है। आज प्रोविंसेस को कहा जाता है स्टेट। देखिए जैसे आज है, आज क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, इनके साथ इनकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री है। यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है। उस टाइम कुछ मेंबर्स होते थे, उस टाइम कुछ मेंबर्स होते थे। ठीक है, लेट्स से एक्स। वैसे ये प्रोविंस है। प्रोविंस में भी क्या होगा? 1 + COM गवर्नर। आज की डेट में कौन होते हैं? आज की डेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्ट्री प्लस कुछ मेंबर्स, लेट्स से एक्स। अब ये बोला गया, देखिए अब ये जो लेजिस्लेचर है, यहाँ पे तो इंडियंस आए नहीं अभी तक। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है इसमें इंडियंस की मेंबरशिप बढ़ाई गई। देखिए यहाँ पे कौन है? इंडियंस, ब्रिटिशर्स। इंडियंस क्या है? इंडियंस आर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, टेम्परेरी मेंबर्स, एंड ब्रिटिशर्स आर ऑफिशियल मेंबर्स और परमानेंट मेंबर्स। अब ये बोला गया कि इंडियंस का नंबर बढ़ाया गया बट अभी भी मेजोरिटी में कौन है? ब्रिटिशर्स है। सेम यहाँ पे भी। क्लियर। बट यहाँ पे इनके राइट्स बढ़ाए गए। इनको ये राइट दिया गया कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं। बट याद रखिएगा काउंटर क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। इट मींस मैं लेजिस्लेटिव का मेंबर हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जीक्यूटिव से कि आप इसका आंसर दीजिए, उन्होंने वहां से कुछ आंसर दिया। अब चाहे मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं, मैं दोबारा काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सोचिए आज की डेट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में आपने देखा होगा कितने भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, आंसरेबल गवर्नमेंट है हमारी। क्लियर। अब ये जो मेंबर्स बढ़ाए गए, अभी तक इलेक्शन वर्ड कहीं पे भी नहीं आया। देखिए इलेक्शन वर्ड वाज नोवेयर मेंशन। ये जो मेंबर्स चुने गए, ये चुने गए नॉमिनेशन से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वोटिंग होती थी। ठीक है, बेसिकली इलेक्शन प्योरली नहीं हुआ था इस समय।
इलेक्शन वर्ड जो यूज हुआ वो 1909 एक्ट में हुआ था, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखिए क्या था 1909 के एक्ट में, इट इज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये, और ये आपके थे वॉइसरॉय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं मुस्लिम्स के लीडर, मॉर्ले से जाके मिलते हैं आपके एनसी के लीडर्स, और ये रिफॉर्म आता है। देखिए क्या था इस रिफॉर्म में, आप इसको रिलेट कीजिएगा हिस्ट्री के साथ, ठीक है, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल आप इसमें फोकस कीजिए। यस, it considerably increased the size of legislative councils both in central level and provincial level। फिर वही चीज हुई सेम, देखिए सेम यही हुआ कि क्या हुआ, आपका मेंबर्स बढ़ाए गए। कौन से मेंबर्स बढ़ाए गए? इंडियंस बढ़ाए गए। अभी भी जो मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी ब्रिटिशर्स की थी, बट प्रोविंसेस में इंडियंस की मेजोरिटी आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट। यहाँ पे कौन होंगे? ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन, ये कौन होंगे? ब्रिटिशर्स। तो मेजोरिटी किसकी आ गई? इंडियंस की। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1909 के एक्ट में इंडियंस की मेजोरिटी आ गई प्रोविंसेस में। क्लियर? देखिए It considerably increased the size of legislative council, both central and provincial, और नंबर्स बढ़ाए गए कहाँ के? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कि 16 से 60 कर दिए, और ये काफी बड़ा इंक्रीज था। अभी तक ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव में सिर्फ 16 मेंबर्स थे, अब उनको 60 कर दिया गया। क्लियर? एंड देखिए लिखा है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। सारे प्रोविंसेस के जो नंबर्स थे वो नॉन यूनिफॉर्म थे। अब जैसे मान लीजिए आज भी स्टेट है, उत्तराखंड है, यूपी है, गोवा है, सबके नंबर क्या है? अलग अलग है। क्लियर? किसी के 70 है, किसी के 4 भी है, किसी के 200 भी है, किसी के 100 समथिंग भी है, तो सबके नंबर्स अलग अलग है। देखिए लिखा है इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। जो सेंटर था, सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी, बट जो प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस में क्या हुआ? प्रोविंसेस में जो मेजोरिटी थी वो इंडियंस के पास चली गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, या लास्ट एक्ट में बताया था कि जो एक्ट था 1892 का, उसमें क्वेश्चंस पूछने अलाउ किए। अब यहाँ पे याद रखिएगा काउंटर क्वेश्चन पूछने या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने भी अलाउड कर दिए। देखिए लिखा है इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल्स। फॉर एग्जांपल मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे। अभी तक इंडिया के कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड नहीं थे। देखिए ये था ना आपका, मान लीजिए 1 + x + y, सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं, ये पूरा ब्रिटिशर्स के पास है। पहली बार एग्जीक्यूटिव में इंडियन मेंबर्स को ऐड किया गया, और जो फर्स्ट मेंबर ऐड हुए उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट मेंबर टू बी एडेड इन दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे इंसान बने जो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए। क्लियर? और ये एज अ लॉ मेंबर ऐड हुए। ठीक है, ये कैसे में ऐड हुए? एज अ लॉ मेंबर। आपको ध्यान है लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये आता है। याद रखिएगा, मैंने अगर बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और ये काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। पहली बार मुस्लिम्स को एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया और उनको दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मींस सिर्फ मुस्लिम को वोट डालेंगे, और इसको बोला गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक कम्युनिटी के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। क्लियर? देखिए लिखा है इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स। कैसे? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मींस सिर्फ एक कम्युनिटी ही एक कम्युनिटी को वोट डालेगी, और बेसिकली कौन? आपको दिखा मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मींस सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट डालेंगे। क्लियर? देखिए लिखा अंडर दिस मुस्लिम्स मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम मेंबर्स।
क्लियर, या मुस्लिम वोटर्स। दैट्स वाई लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्लियर, इस एक्ट में यही तक। अगली क्लास में हम देखेंगे 1919 एक्ट, 1935 एक्ट एंड 1947 एक्ट, और इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपने ये एक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आपका एक बेस बन जाएगा। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपने यहीं पे देख ली है, कुछ टर्म्स आपने यहीं पे देख लिए हैं, जैसे आज आपने देखा ऑर्डिनेंस। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।